नमस्कार, मैं सहायक आचार्य राकेश कुमार, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। आज हम बीए पार्ट सेकेंड के अंदर संविधान निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, संविधान निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि भारत का संविधान है वो किस प्रकार से निर्मित किया गया, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या रही और संविधान किस प्रकार से बनाया गया। सबसे पहले हम संविधान सभा की कहानी के ऊपर चर्चा करने से पहले संविधान का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए, संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था की शक्तियां, सीमाएं और मर्यादाएं निर्धारित कर शासन का संचालन किया जाता है। संविधान की प्रकृति गद्यात्मक होती है, यानी संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र की सरकार की शक्तियां निर्धारित की जाती हैं, उसके ऊपर सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, मर्यादाएं निर्धारित की जाती हैं और किस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, उन नियमों का जो समूह होता है उसको संविधान कहा जाता है। संविधान के अंदर ही नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं और नागरिक उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और ये अधिकार ही सरकार की सीमाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। संविधान की प्रकृति होती है वो गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक का मतलब है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान हमेशा परिवर्तन करता रहता है, बदलता रहता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव होते रहते हैं। तो संविधान की प्रकृति है वो गत्यात्मक है। और संविधान किस प्रकार का दस्तावेज होता है? एक कानूनी दस्तावेज होता है, देश का सर्वोच्च कानून होता है और इस सर्वोच्च कानून की या संविधान की रक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो न्यायपालिका को प्रदान की जाती है। भारत के अंदर भी संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान निर्माण की क्या पृष्ठभूमि रही। देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तो उस समय भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए भी एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई और इस संविधान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान का निर्माण किया गया। परंतु भारत के अंदर संविधान सभा के लिए बहुत पहले से ही प्रयास किए जाते रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम संविधान निर्माण के बारे में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रस्ताव बनाया था। उस प्रस्ताव का नाम है स्वराज्य प्रस्ताव। तो भारत के अंदर सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग है वो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 के अंदर अपने स्वराज्य प्रस्ताव के अंदर की थी। इसके बाद संविधान निर्माण की जो अगली मांग है वो 1922 के अंदर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग की और महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारत का संविधान भारतवासियों द्वारा निर्मित होगा। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है, भारत का संविधान भारतवासियों द्वारा निर्मित होगा। यानी महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के अंदर संविधान बनाया जाएगा और ये संविधान भारतवासियों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा ये दो प्रमुख व्यक्तियों ने संविधान निर्माण की मांग की आजादी से पहले। 1934 में संविधान की सर्वप्रथम औपचारिक मांग M.N. रॉय संविधान निर्माण की सर्वप्रथम औपचारिक मांग M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि संविधान निर्माण की सर्वप्रथम औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? तो 1934 में M.N. रॉय के द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। वैसे तो संविधान निर्माण की जो मांगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय संविधान निर्माण के बारे में प्रबल कोशिश की गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में जो संविधान निर्माण की मांग को सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से जो स्वीकार किया था वो 1940 के अगस्त प्रस्ताव
1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों ने भारत के अंदर संविधान निर्माण की मांग को मान लिया। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इससे पहले ही भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, क्योंकि 1945 के अंदर ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए थे और मजदूर दल की सरकार बनी थी। वहां मजदूर दल के अंदर प्रधानमंत्री कैबिनेट एटली वहां प्रधानमंत्री बने थे। ब्रिटेन के अंदर कैबिनेट एटली प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन में। उन्होंने भारत के अंदर संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करवाई थी। भारत के अंदर जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है वो कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा की गई थी। यानी भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया है वो कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा किया गया है। कौन सा आयोग? कैबिनेट मिशन आयोग। कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा भारत के अंदर संविधान निर्माण की मांग की गई। और ये कैबिनेट मिशन आयोग कौन सा आयोग था? कैबिनेट मिशन आयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैबिनेट एटली के द्वारा एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा गया था। और इस आयोग में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 वरिष्ठ सदस्य शामिल थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन आयोग कहा जाता है। और ये कैबिनेट मिशन आयोग 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन आयोग। और इस आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन आयोग के 3 सदस्य थे। और ये तीनों जो सदस्य थे वो कैबिनेट एटली का जो कैबिनेट था, मंत्रिमंडल था, ये तीनों सदस्य उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसलिए इस आयोग को कैबिनेट मिशन आयोग कहा जाता है। और इस आयोग के अंदर ये जो 3 सदस्यीय आयोग था, इस आयोग में सर पैट्रिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन आयोग का अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन आयोग का अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस था। अब ये जो आयोग जब भारत आया, कैबिनेट मिशन आयोग 24 मार्च 1946 को जब भारत आया, तो इस आयोग ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से, भारत के विभिन्न प्रबुद्ध जनों से, भारत के विभिन्न राजनीतिज्ञों से बातचीत करने के बाद 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को अपनी योजना का प्रकाशन किया। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ? 16 मई 1946 को। और इस योजना के अंतर्गत कैबिनेट मिशन आयोग ने यह निर्धारित किया कि भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार होगा। 16 मई 1946 को जब कैबिनेट मिशन आयोग की योजना का प्रकाशन हुआ तो उसमें बताया गया कि भारत का संविधान सभा है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, उसका गठन किस प्रकार से होगा, कितने सदस्य होंगे, सदस्य किस तरह से चुने जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में बताया। तो देखिए कैबिनेट मिशन आयोग ने बताया कि भारत की जो संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा के अंदर कुल 389 सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन आयोग ने कितने संविधान सभा के सदस्यों की अनुशंसा की थी? 389 कि भारत के अंदर जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उस संविधान सभा के अंदर कुल 389 सदस्य होंगे। और ये जो 389 सदस्य होंगे, इसका कैबिनेट मिशन आयोग ने वर्गीकरण किया था और ये बताया था कि 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से। यानी संविधान सभा के अंदर जो 389 सदस्य थे
इसका कैबिनेट मिशन आयोग ने वर्गीकरण किया और ये बताया कि 389 सदस्यों में से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य हैं वो चीफ कमीशन क्षेत्रों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से निर्वाचित होंगे। इस प्रकार कुल 389 सदस्यों की संविधान सभा की इसने अनुशंसा की थी। अब उस समय भारत के अंदर जो चीफ कमीशन क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश बलूचिस्तान ये उस समय के 4 देश के अंदर चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। आज जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश है ठीक उसी तरह थे, जिसके ऊपर सीधा गवर्नर का शासन था। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। वर्तमान में ब्रिटिश बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान के अंदर है, कुर्ग कर्नाटक के अंदर है, अजमेर अपना राजस्थान में और दिल्ली है ही जो आप सब जानते हो। तो ये उस समय के 4 चीफ कमीशन क्षेत्र थे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन आयोग ने कहा कि ये जो 389 सदस्यों की संविधान सभा होगी उसमें 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित किए जाएंगे, 4 सदस्य चीफ कमीशन क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। अब इसमें यह भी बात ध्यान में रखने लायक है कि भारत की संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का तो क्या हुआ था? निर्वाचन। संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन हुआ और 93 सदस्यों का क्या हुआ था? मनोनयन। तो इस प्रकार से भारत की जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था कहलाती है, क्योंकि उसमें निर्वाचित सदस्य भी थे और मनोनीत सदस्य भी संविधान सभा के अंदर विद्यमान थे। फिर अगली सिफारिश कैबिनेट मिशन आयोग ने की थी कि जो भारत की संविधान सभा होगी उस संविधान सभा में जो एक प्रतिनिधि है वो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर चुना जाएगा। यानी संविधान सभा का एक सदस्य है वो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर क्या था? चुना जाना। 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य चुना जाएगा। और इसके अलावा कैबिनेट मिशन आयोग ने ये कहा कि संविधान सभा का जब गठन हो जाएगा तो वर्गीय आधार पर 3 अलग अलग संविधानों का निर्माण किया जाएगा। यानी जिस तरह से अमेरिका के अंदर हर राज्य का संविधान है उसी तरह भारत में कैबिनेट मिशन आयोग ने भी राज्यों के 3 ग्रुप बनाए थे और उन ग्रुपों के अलग अलग संविधान होते थे, जिसमें एक तो हिंदू बहुमत वाले प्रांत थे, दूसरे प्रांत मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पूर्वी प्रांत थे और तीसरे मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पश्चिमी प्रांत थे। इनको पहले अपना संविधान बनाना था और इसके बाद भारत का संविधान बनाना था, परंतु ये व्यवस्था है ये देश के अंदर लागू नहीं हुई और केवल भारत का ही संविधान बनाया गया, संघीय संविधान बनाया गया और उसी संविधान के अंतर्गत संपूर्ण राज्यों का संविधान भी शामिल किया गया। यानी जो ग्रुप बनाए गए थे वो ग्रुप वाली व्यवस्था है वो लागू नहीं हुई, उसको खत्म कर दिया गया। इसके पश्चात कैबिनेट मिशन आयोग ने कहा कि भारत के अंदर जो संविधान सभा है इनका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। तरीका कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा और ये अप्रत्यक्ष रूप से कौन करेगा? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा यानी संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाना था। और किसके द्वारा किया जाना था? उस समय भारत के अंदर जो 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाएं कार्य कर रही थी उन विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। और बाकी जो 93 सदस्य थे देशी रियासतों के, वो देशी रियासतों के सदस्य थे, वो देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत किए जाने थे और 4 सदस्य चीफ कमीशन क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाने थे। इस प्रकार से भारत के संविधान सभा के संबंध में कैबिनेट मिशन आयोग ने अनुशंसा की। तत्पश्चात संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव किया गया। कब चुनाव हुआ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव? जुलाई अगस्त 1946।
जुलाई अगस्त 1946 जुलाई अगस्त 1946 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। और निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? मैंने बताया है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। और निर्वाचन की पद्धति कौन से काम में ली गई थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरित आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरित पद्धति संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में काम में ली गई थी। जब जुलाई अगस्त 1946 को विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जब ये चुनाव किया गया, तो इस चुनाव का जो परिणाम सामने आया उसके अंतर्गत 208 स्थान कांग्रेस को मिले, 73 स्थान मुस्लिम लीग को मिले। कांग्रेस को कितने स्थान मिले चुनाव के बाद? 208, और मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले। और अन्य जो कुछ हैं वो निर्दलीयों को और अन्य जो छोटे राजनीतिक दल थे उनको मिले। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 स्थान। मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति के कारण संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा के अंदर जब पहली बैठक में संविधान सभा का, तो भाग लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने ये बात ध्यान में रखने लायक है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के निर्वाचन में तो भाग लिया था, परंतु जब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। आप सब लोग जानते हो, सबसे साधारण इजी सा प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर संसद भवन में। आज हमारी जो संसद है, इसी संसद के अंदर संविधान का निर्माण किया गया था। दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के अंदर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। और इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई। और इस बैठक के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये उस बैठक में सबसे ज्यादा बुजुर्ग सदस्य थे। सबसे ज्यादा बुजुर्ग होने के कारण इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। और इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 की बैठक के अंदर बनाया गया था। अब देखिए भारतीय संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी थे। वो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और एक भारतीय संविधान सभा के अंदर संवैधानिक सलाहकार भी था, उनका नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ये संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा की पहली बैठक में बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। एच.सी. मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष। ये अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष। और बी.एन. राव संविधान सभा के क्या था? संवैधानिक सलाहकार। ये जो बी.एन. राव है ये भीमराव अंबेडकर नहीं है। बी.एन. राव अलग है, इनका नाम बेनेगल नरहरि राव, पूरा नाम है बेनेगल नरहरि राव, जो भीमराव अंबेडकर नहीं है। अक्सर इसको हम भीमराव
भीमराव अम्बेडकर समझने की गलती कर बैठते हैं। पर ये भीमराव अम्बेडकर साहब से अलग है। इनका पूरा नाम बेनेगल नरहरि राव है। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर संविधान सभा के अंदर दो गुट हो जाते थे तो BN राव एक संवैधानिक सलाहकार के तौर पर काम करते थे। तो इस प्रकार से ये 3-4 पद हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछते ही रहते हैं कि कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, संवैधानिक सलाहकार कौन था। अब देखिए इस तरह से ये संविधान की प्रक्रिया देश के अंदर शुरू हो गई, संविधान सभा के अंदर। फिर संविधान निर्माण के कार्य को सरल करने के लिए संविधान सभा के अंदर कुछ समितियां भी बनाई गई थी। इसके अलावा समितियां बनाने से पहले एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था। 13 दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया था कि हम जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं उस संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, या हम किस प्रकार का संविधान बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार हम भवन का निर्माण करते हैं, भवन निर्माण से पहले भवन का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसी के आधार पर भवन का निर्माण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट था जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर रखा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत का जो संविधान हम बना रहे हैं उस संविधान के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, जैसे सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, पिछड़े लोगों को विकास के लिए अलग से सुविधाएं दी जाएंगी, देश के अंदर सब लोगों को मताधिकार दिया जाएगा, गणतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाएगी। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बातें थी वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में बता दी गई थी। इसलिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और 19 दिसंबर 1946 तक इसके ऊपर 7 दिन तक चर्चा की गई और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने के बाद भारत के अंदर संविधान निर्माण के कार्य को सरल करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी और उन समितियों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे और उनको वो दायित्व पूर्ण करने थे। समितियां बहुत सारी समितियां थी, परंतु हम जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं केवल उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे समिति थी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर तीसरी समिति प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। फिर अगली समिति प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा 5वीं झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। एक समिति थी मूल अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसके अलावा एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष जगदीप कृपलानी और सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आज हम इसके अंदर इतनी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम संविधान निर्माण के आगे की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।